हेलो स्टूडेंट्स, सी सी प्लस प्लस के पेपर में लेक्चर 1 में आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू सी प्लस प्लस के बारे में बताने जा रहा हूं। इस पेपर को शुरू करने से पहले, जो कि अब यहाँ से हम लोग फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आपको किसी तरह की दिक्कत हो तो जो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप हमें मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज के जरिए अपने सवाल को भेजिए, उसका जवाब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नोट्स आपको आपके ग्रुप में पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स का कंप्लेन था कि सिस्टम के ऊपर में हम पीडीएफ्स को नहीं रीड कर पा रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि हम उसको आपके ग्रुप में भेज देंगे सो दैट कि आप पीडीएफ को प्रिंट आउट ले सकते हैं। और तरीका यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप पीडीएफ्स को पढ़िए, नोट्स को रेडी कीजिए और तब उसके बाद वीडियो को वॉच कीजिए सामने रखते हुए नोट्स को, सो दैट कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो हम लोग चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो ओप्स है OOP, it stands for Object Oriented Programming, is a programming methodology that associates data structures with a set of operators which act upon it. जैसे अभी आपने इससे पहले सी लैंग्वेज को पढ़ा, जो कि एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था, लैंग्वेज था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा मेथोडोलॉजी, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी विधि है जो कि डेटा स्ट्रक्चर में सेट ऑफ ऑपरेटर्स को एसोसिएट करते हुए, सम्मिलित करते हुए उन ऑपरेटर्स के ऊपर वर्क करता है। इस मेथोडोलॉजी में, इन ओप्स टर्मिनोलॉजी, एन इंस्टेंस ऑफ सच एन एंटिटी इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट। ओप्स में जो सबसे की टर्म यूज होता है वह टर्म है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट अर्थात जिसे हम लोग वस्तु कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका कुछ प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रोग्रामिंग में मेन जो कंसर्न होता है वो होता है ऑब्जेक्ट से, और इसे एक इंस्टेंस बोलते हैं। ये एक उदाहरण होता है किसी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें ऑटोमोबाइल लगा हो, जिसमें गियर हो, जिसमें ड्राइविंग व्हील हो, ड्राइविंग स्टीयरिंग हो, व्हील हो, वो उसका एक नाम हम देते हैं कार, या उसका नाम देते हैं बस। ये सभी एक ऑब्जेक्ट नेम है, बट उसका बैकग्राउंड फीचर जो होता है ये उसका टोटल मैकेनिज्म होता है, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स डिफाइंड होते हैं और वो कैसे वर्क करेंगे ये भी डिफाइंड होता है। तो ओप्स टर्मिनोलॉजी में ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होता है, एक उदाहरण होता है ऐसे एक एंटिटी का, ऐसी एक इकाई का। It gives importance to relationship between objects rather than implementation details. यहाँ पर जो मुख्य रूप से ओप्स में महत्व दिया जाता है वो महत्व दिया जाता है दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच के आपसी संबंधों को, उनके रिलेशनशिप को। वो कैसे इंप्लीमेंट होंगे, कैसे उनका इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर ज्यादा फोकस नहीं होता। मेन फोकस होता है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेट कैसे करेगा, उससे संबंध कैसे जोड़ेगा। Hiding the implementation details within an object results in the user being more concerned with an object's relationship to the rest of the system than the implementation of the object's behavior. ओप्स में जो मेन फोकस होता है ऑब्जेक्ट पे होता है, और साथ ही साथ उसमें ये भी प्रयास किया जाता है और इनफैक्ट उसे कुछ इस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है कि यूजर को ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड बिहेवियर की जानकारी ना हो। इसलिए यूजर उसके बैकग्राउंड फीचर को जाने बगैर
उसका सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। उसे सिर्फ इतनी जानकारी होती है कि वो एक ऑब्जेक्ट को वैसे सिमिलर या उससे मिलते जुलते ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करके सिस्टम में वर्क कर सकता है। वहां पर उसे ऑब्जेक्ट के बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं होता। उप्स कैन बी डिफाइंड एज, उप्स को अब हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? OOP is a method of implementation in which programs are organized as cooperative collections of objects. OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी विधि है, एक ऐसा मेथड है जिसका इस्तेमाल प्रोग्राम में वैसे ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है जिनका कलेक्टिव फॉर्म एक दूसरे के से संबंधित होता है, जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है, वो कोऑपरेटिव वे में काम करते हैं, एक दूसरे से आंतरिक रूप से संबंधित होते हैं। Each of which represents an instance of some class. इनमें से जो हर एक होता है, हर एक किसी न किसी क्लास का उदाहरण होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी ऑब्जेक्ट आपके प्रोग्राम में हो सभी एक ही क्लास से संबंधित हो। वो एक से अधिक दो, तीन, चार डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, मगर उनका आपस में एक दूसरे से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पर रिलेशन बनेगा। ये रिलेशन ही पूरे सिस्टम को ऑपरेट कराने में हेल्प करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल का लिया, उसका एक ऑब्जेक्ट होता है कार, एक ऑब्जेक्ट होता है बस, एक ऑब्जेक्ट होता है मोटरसाइकिल। उसके बाद उसको ऑपरेट करने वाला है ह्यूमन बीइंग, जिसे आप ड्राइवर कहते हैं। वो 2 व्हीलर भी चला सकता है, 4 व्हीलर भी चला सकता है, 8 व्हीलर भी चला सकता है। दोनों के क्लास डिफरेंट है, बट वो दोनों एक दूसरे से रिलेट होते हैं तो जाकर एक सिस्टम वर्क करता है। तो यहां पर मैन एक ऑब्जेक्ट हुआ और कार एक दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ। कार ऑटोमोबाइल का ऑब्जेक्ट है और मैन ह्यूमन बीइंग का एक ऑब्जेक्ट है। ये दोनों मिलकर, ड्राइवर जो है एक मैन नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट है या ह्यूमन नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट होते हैं, देन ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर एक सिस्टम हो गया जिसमें दो क्लास हैं, एक क्लास ऑटोमोबाइल, दूसरा क्लास ह्यूमन, और दोनों ही क्लासेस के अपने अपने ऑब्जेक्ट्स हैं। एक का ऑब्जेक्ट कार है और दूसरे का ऑब्जेक्ट मैन है या ड्राइवर है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और कुछ फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करके एक सिस्टम को इंप्लीमेंट कराते हैं। And whose classes are all member of a hierarchy of classes united through the property called inheritance. और ये जितने भी क्लासेस हैं और इन क्लासेस के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक हायरार्किकल फॉर्म में होते हैं। हायरार्किकल का मतलब वो एक आप उसे स्तरीकरण भी कह सकते हैं। हायरार्की का मतलब हो गया टॉप लेवल, सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ग्राउंड लेवल। तो ये जो सीढ़ीदार स्ट्रक्चर बनता है इसे हम हायरार्की कहते हैं। इस हायरार्की को या ये ट्री फॉर्म में भी हो सकता है जो रूट से स्टार्ट होकर के बॉटम लेवल तक जाता है। तो ये जो हायरार्की होती है, ये हायरार्की उन डिफरेंट क्लासेस के मेंबर्स का तैयार होता है और वो एक दूसरे के साथ एक ऐसे प्रॉपर्टी को फॉर्म करते हैं जिसे इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ऐसा फीचर है जो कि एक क्लास से हम एक नए क्लास को बनाते हैं। तो जो एक क्लास सपोज ए है, उस क्लास को हम बेस क्लास कहेंगे और उसी क्लास के कुछ फीचर्स और कुछ नए फीचर्स को जोड़ करके हम एक नया क्लास तैयार करते हैं जिसे हम क्लास बी कहते हैं। तो यहाँ ए जो है बेस क्लास हो गया और बी जो हो गया वो डेराइव्ड क्लास हो गया। तो बी में ए के भी कुछ फीचर्स होंगे और बी के कुछ अपने भी फीचर्स होंगे, जबकि ए के अंदर बी का कोई फीचर नहीं होगा। तो यहाँ ए एक पेरेंट क्लास हो गया, बी एक चाइल्ड क्लास हो गया। ये इनहेरिटेंस का फॉर्मेशन करता है और इस तरीके से एक हायरार्की फॉर्म करती है क्लासेस की।
तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी विधि है जिसमें प्रोग्राम्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को जो एक दूसरे से कोऑपरेटिव फॉर्म में होते हैं, दूसरे के साथ में समायोजित होकर वर्क करने वाले होते हैं, इनमें से हर एक जो है किसी न किसी क्लास का एक इंस्टेंस होता है, किसी न किसी क्लास का एक उदाहरण होता है। क्लास यहाँ पर बैकग्राउंड फीचर हो गया, ऑब्जेक्ट इसका फोरग्राउंड रिप्रेजेंटेशन हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक वस्तु हो गई और उसका जो डिटेल्स है वो क्लास के अंदर में डिफाइंड होता है। और इसके अंदर के जो डिफरेंट क्लासेस हैं उसके अंदर के जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स एक दूसरे से के साथ एक ऐसा हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि उप्स के एक प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का फॉर्मेशन करता है। Further, OOPS uses objects and not algorithms as its fundamental building blocks. OOPS जो होता है ये ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करता है, ना कि एल्गोरिदम का। इसके पहले आपने सी पढ़ा, सी एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करता है, यानी उसमें प्रोसीजर्स पे ज्यादा हम जोड़ देते हैं, जबकि OOPS में हम प्रोसीजर पे जोड़ ना दे करके हम ऑब्जेक्ट्स पे जोड़ देते हैं और ऑब्जेक्ट्स के इस्तेमाल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रोसीजर्स का डिटर्मिनेशन करते हैं। Each object is an instance of some class. जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट किसी ना किसी क्लास का उदाहरण होते हैं, उसका एक इंस्टेंस होते हैं, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में होते हैं, उसके एक प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। Classes allow the mechanism of data extraction for creating new data types. Classes जो होते हैं, classes में ऐसा फीचर होता है, ये एक ऐसे मैकेनिज्म, एक ऐसी विधि को आपको उपलब्ध कराता है जिसकी मदद से ये बेसिकली डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की एक ऐसी विधि है, किसी भी क्लास से एक डेटा को निकालने की ऐसी विधि है जिसके जरिए हमेशा उस क्लास टाइप के हम नए नए डेटा टाइप्स को जनरेट कर सकते हैं, यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप तैयार कर सकते हैं। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वो होता है जिसे यूजर खुद अपनी जरूरतों के अनुसार डिफाइन करता है। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो भी डेटा टाइप यूजर बनाता है उस डेटा टाइप का जो बैकग्राउंड फीचर होता है वो हमेशा बिल्ट इन डेटा टाइप से ही दिया हुआ होता है, यानी कि कोई नया डेटा टाइप जनरेट नहीं किया जा सकता। जो बेसिक डेटा टाइप आपने पढ़ा है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, साइंड, अनसाइंड, तो ये सारे डेटा टाइप्स ही बैकग्राउंड में रहेंगे जिनका यूज करके एक यूजर, एक प्रोग्रामर जो होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का फॉर्मेशन करता है। इनहेरिटेंस अलाउज बिल्डिंग ऑफ न्यू क्लासेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लासेस। इनहेरिटेंस क्या करता है? किसी भी पहले से बने हुए क्लास से एक नए क्लास को जन्म देता है, एक नया क्लास तैयार करता है, इससे एक नए क्लास का फॉर्मेशन करता है, इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। और जब भी इनहेरिटेंस होता है तो हमेशा नए क्लास में उसके अपर पेरेंट क्लास के फीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे पिता पुत्री में संबंध होता है, एक पेरेंट और बच्चे में संबंध होता है। पेरेंट के फीचर्स बच्चे के अंदर होते हैं क्योंकि वो उनसे जन्म लेते हैं। तो ये एक हायरार्की बनती है, एक ऐसी हायरार्की बनती है जिसमें कि हर लोअर लेवल के पास अपने जस्ट अपर लेवल के फीचर्स होते हैं, प्लस लोअर लेवल के कुछ अपने भी फीचर्स हो सकते हैं। Hence, if any of these elements are missing in a program, then is not object oriented. अभी जितने फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, अगर इनमें से कोई भी फीचर मिसिंग रहेगा आपके प्रोग्राम के अंदर तो वह प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं कहलाएगा। दैट मीन्स कि आप जो प्रोग्राम बनाएंगे उस प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट पर पूरा जोड़ होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोसीजर्स का डिटर्मिनेशन होना चाहिए, उसके अंदर इनहेरिटेंस होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, उस क्लास के ऑब्जेक्ट होने चाहिए, क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स होने चाहिए, और जो फंक्शंस होते हैं फंक्शंस भी होने चाहिए। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का फॉर्मेशन हो पाता है। इन पर्टिकुलर ए प्रोग्राम विदाउट इनहेरिटेंस इज डेफिनेटली नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वन।
अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रोग्राम जिसमें इनहेरिटेंस का यूज नहीं हुआ है, जिसमें इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है, वह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं कहलाएगा। इट रिजेंबल्स द प्रोग्राम विथ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स की मदद से बनाए जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप वो होता है जो यूजर बेसिक डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करके एक नए डेटा टाइप का फॉर्मेशन करता है। यूजर अपनी जरूरतों के हिसाब से डेटा टाइप्स को क्रिएट करता है। अब हम लोग आते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। सबसे पहला, प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू व्हाट आर नोन एज ऑब्जेक्ट्स। पहला फीचर यह है कि उप्स के जो प्रोग्राम होते हैं वो पूरा का पूरा प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स में डिवाइडेड होता है। जितने भी प्रोग्राम के जितने भी खंड होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट्स के रूप में वो डिवाइडेड होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन्ड सच दैट दे कैरेक्टराइज द ऑब्जेक्ट्स। जितने जो डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है उस डेटा स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट को कैरेक्टराइज यानी कि उसको ऑब्जेक्ट का चित्रण किया जाता है। Functions that operate on the data of an object are tied together in the data structure. वो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन प्रोग्राम का एक छोटा सेगमेंट होता है जो अपने आप में सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम होता है। ये फंक्शंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स के डेटा के ऊपर ऑपरेट होते हैं, न कि डेटा फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होता है। यहां पर चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात हो रही है और मेन जो एम्फेसिस होता है, मुख्य रूप से जो जोड़ होता है वो होता है डेटा के ऊपर। और डेटा क्या है? डेटा ऑब्जेक्ट का ही एक प्रॉपर्टी होता है जो बैकग्राउंड में क्लास में डिक्लेयर्ड या डिफाइंड होता है। तो जो फंक्शंस होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ये फंक्शंस हमेशा ऑब्जेक्ट के डेटा के ऊपर ही ऑपरेट किए जाते हैं जो कि डेटा स्ट्रक्चर में बंधे हुए होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में उसका उसके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया हुआ होता है। ऑब्जेक्ट इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शंस। उप्स का एक बहुत बड़ा फीचर होता है कि ये कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कैसे? ये ऑब्जेक्ट्स को हाइड करके रखता है। ऑब्जेक्ट को हाइड करने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड फीचर है वो हिडन रहता है। स्वाभाविक है वो दिखेगा नहीं, तो किसी भी बाहरी रिसोर्स से वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका मिसयूज नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से जो ये हाइडिंग फीचर होता है, ये किसी भी बाहरी फंक्शन, वो फंक्शन जो क्लास से जुड़ा हुआ नहीं है, जो ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके द्वारा ऑब्जेक्ट और उसके डेटा एक्सेसिबल नहीं होते हैं। ऑब्जेक्ट्स में कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू फंक्शंस। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ प्रोग्राम के अंदर कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे के साथ संचार व्यवस्थित करते हैं। और संचार को व्यवस्थित करने का माध्यम होता है फंक्शन। यानी फंक्शन की मदद से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है। न्यू डेटा एंड फंक्शंस कैन बी इजिली एडेड व्हेनेवर नेसेसरी। उसमें जब भी जरूरत हो नए डेटा और नए फंक्शंस को जरूरत के अनुसार जोड़ा घटाया जा सकता है। जब जरूरत हुआ जोड़ सकते हैं, अगर जरूरत नहीं है तो हम उसे हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है फॉलोज बॉटम अप अप्रोच इन प्रोग्राम डिजाइन। इसमें बॉटम अप अप्रोच का यूज होता है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब हो गया कि एकदम ग्राउंड लेवल से लेकर के टॉप लेवल की तरफ इसमें डिजाइन में बढ़ा जाता है। इसलिए इसकी प्रोग्रामिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है, बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है। यानी कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा को कंस्ट्रक्ट करते हैं। डेटा को कंस्ट्रक्ट करने के बाद देन हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके लिए प्रोसीजर्स के बारे में सोचते हैं। इंप्रूवमेंट ओवर द डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का की जो विधि है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का जो नमूना होता है, उसका जो प्रारूप होता है, उस प्रारूप को ये थोड़ा इम्प्रूव करा देता है। उप्स जो होता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के प्रारूप को थोड़ा इम्प्रूव करता है, उसको बेहतर बनाता है। क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट
पर फोकस करता है, ऑब्जेक्ट के बाद प्रोग्राम के स्ट्रक्चर पर फोकस करता है। इसलिए जो UPS का जो प्रोग्राम होता है वो स्ट्रक्चर वाइज जो बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है उसके मुकाबले ज्यादा इम्प्रूव प्रोग्राम के रूप में डेवलप होता है। एम्फेसिस ऑन डेटा रादर देन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के बजाय ये डाटा पर ज्यादा जोर देता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड इन एडिशन टू प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन। इसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो होता है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब अपने तरीके से उस किसी भी चीज का इस्तेमाल करना, यानी आपको इस बात की आजादी होती है कि आप डेटा को जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स जैसा प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट है, जैसा सिस्टम का रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप डेटा का डिजाइन करते हैं। तो ये प्रोसीजरल जो एब्स्ट्रैक्शन होता है, जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम जिस एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं वो थोड़ा लिमिटेड होता है, उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो उससे ये बेहतर एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस आर यूनिफाइड इनटू ए सिंगल यूनिट। डेटा और जो एसोसिएटेड ऑपरेशन होता है, ये एसोसिएटेड ऑपरेशन का सेंस यहाँ फंक्शंस है। तो जो डेटा और फंक्शन होते हैं वो एक सिंगल यूनिट में बाइंड होते हैं, मतलब बंधे हुए होते हैं, उसको बंद कर दिया जाता है सो दैट कि वो बाहरी दुनिया द्वारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सके। दैट द ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड विथ कॉमन एट्रीब्यूट ऑपरेशंस एंड सिमेंटिक्स। ये कुछ इस तरीके से बाइंड किए जाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉमन जो प्रॉपर्टीज होती है, एट्रीब्यूट्स का मतलब हो गया यहाँ पर डेटा टाइप से, जो कॉमन डेटा टाइप है, जो ऑपरेशंस अर्थात फंक्शंस, और सिमेंटिक्स अर्थात उनको लिखने का जो तरीका है, जो रूल्स हैं, इन तीनों को ग्रुप करके ऑब्जेक्ट के रूप में इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये UPS का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर होता है। प्रोग्राम्स आर डिजाइन्ड अराउंड द डेटा बीइंग ऑपरेटेड rather than operations themselves। तो प्रोग्राम्स जो होते हैं वो बेसिकली इसका जो डिजाइन किया जाता है ये इसमें डेटा को ही ऑपरेट करने के ख्याल से प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है, ना कि जो ऑपरेशंस यानी फंक्शंस पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देते हैं। इसको आप थोड़ा जनरलाइज वे में समझ सकते हैं कि डेटा डिकम्पोजिशन रादर देन एल्गोरिथमिक डिकम्पोजिशन, यानी कि हम एल्गोरिथम पे इसमें जोर बहुत ज्यादा नहीं देते हैं, एल्गोरिथम को हम तोड़ तोड़ करके इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि डेटा को ही हम डिकम्पोज करते हैं, डेटा को थोड़ा विस्तृत रूप में यहाँ पे डिफाइन करते हैं सो दैट कि हम उसे आसानी से अपनी जरूरत के हिसाब से, सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसे तोड़ मरोड़ सकें और इस्तेमाल कर सकें। रिलेशनशिप इनटू द created relationships can be created between similar yet distinct data types। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो सिमिलर टाइप के हैं उनके बीच आपस में रिलेशन क्रिएट हो सकता है, या फिर जो डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट टाइप से सेंस हो गया कि दो डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट या एक ही क्लास के दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो इनके बीच भी रिलेशनशिप क्रिएट किया जा सकता है उसमें। अब हम बात करते हैं कि इसमें एग्जाम्पल्स के रूप में कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज उसमें बहुत कॉमन है। एक तो C++ जो आपका सिलेबस है, दूसरा स्मॉल टॉक, ये सबसे पहला UPS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर जावा बहुत ही कॉमन और हाईली डिमांडेड लैंग्वेज है। पाइथन आज के डेट में हॉट लैंग्वेज है क्योंकि पाइथन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आज के डेट में किया जा रहा है सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को हम इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड फीचर, जिसमें ऑब्जेक्ट को हैंडल करने वाले, जिसमें इनकैप्सुलेशन होता है, क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं और वो इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में होते हैं सो दैट कि बाहरी दुनिया से उसको हैंडल नहीं किया जा सके, एक्सटर्नल फंक्शंस द्वारा उसको एक्सेस नहीं किया जा सके, प्लस उसमें इनहेरिटेंस हो और साथ में पॉलीमॉर्फिज्म हो। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ही फंक्शन को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग रूपों में, नाम सेम होगा मगर उसके कार्य अलग अलग होंगे, मगर उसकी जो प्रकृति होगी वो एक जैसी होगी। कार्य अलग होंगे मगर कार्य की प्रकृति ये समान होगी, उसका नाम सेम होगा। तो इस तरह का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है C++ में हम उसे वर्चुअल फंक्शन के जरिए हैंडल करते हैं, जो आगे चलकर आप पढ़ेंगे।
तो पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और जो ऑब्जेक्ट बेस्ड फीचर्स हैं, इन तीनों के कंबाइंड प्रॉपर्टीज वाले प्रोग्राम को, लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं। अब हम इस डायग्राम के जरिए इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये एक क्लास है। इस क्लास में डेटा भी हैं और फंक्शन भी हैं, जिसे ऑब्जेक्ट, जिसका एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है। दूसरा क्लास है जिसमें उसमें भी कुछ डेटा और कुछ फंक्शन है। डेटा मीन्स यहाँ कुछ वेरिएबल्स हैं जो बेसिक डेटा टाइप के हैं, और इन डेटा को हैंडल करने वाले फंक्शंस हैं। इस क्लास का ऑब्जेक्ट नेम है बी, और तीसरा जो क्लास है वो है फंक्शन। डेटा इसमें भी है और इसका ऑब्जेक्ट नेम है सी। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हुआ कि यहाँ डेटा ऊपर और फंक्शन नीचे है और यहाँ फंक्शन ऊपर डेटा नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो यहाँ नॉर्मली होता क्या है कि क्लास के अंदर हम डेटा को पहले डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन को बाद में डिक्लेयर करते हैं। ये क्यों करते हैं? ये हम फंक्शन जो आपको हमने पढ़ाया था सी लैंग्वेज में, आप उसे याद करेंगे कि वेरिएबल डिक्लेयर्ड होंगे तभी हम फंक्शन में उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये डायग्राम में ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दिस इज ए क्लास जिसमें डेटा और फंक्शन दोनों ही के दोनों डिफाइंड है, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है सी, और ये सभी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जैसे फंक्शन ऑब्जेक्ट सी जो है ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के साथ, ऑब्जेक्ट ए जो है वो ऑब्जेक्ट बी और सी के साथ, और ऑब्जेक्ट बी जो है ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट सी के साथ में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहा है। तो इस तरीके से ये तीनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। तो आज के इस फर्स्ट इंट्रोडक्टरी जो आपका लेक्चर है जिसमें हमने उप्स के बारे में आपको जानकारी दी, आज ही समाप्त करते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर इसी यूनिट को कंटिन्यू करते हुए आपके साथ फिर लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे। थैंक यू।